बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते जाते एक इख्तलाफी नोट जारी किया है और ये इख्तलाफी नोट उस फैसले में जारी किया है जिसमें 8 जजेज़ ने रिज़र्व सीट्स के हवाले से कहा था कि ये मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। काजी फ़ाइज़ साहब अगरचे ये मानते थे कि उनका 13 जनवरी का फ़ैसला जो है वो उसको मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने, और मैंने ये नहीं कहा था कि तहरीक इंसाफ के मेंबर्स आज़ाद हो जाएंगे। वो समझते हैं कि टेक्निकल गलती है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ने उसका पे ज़्यादा ज़ोर जो है उसकी टेक्निकल चीज़ों पर दिया है, यानी बाद के जो वजाहती बयानात हैं उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। और फिर आउट ऑफ नो वेयर उन्होंने जाके जस्टिस मंसूर अली शाह पर एक पूरी चार्जशीट लगा दी है और बुनियादी तौर पर उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये तो एक ऐसा शख्स है जिसको चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। ये ऑब्वियसली उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर टाइमिंग इसकी कि जिसमें काजी फ़ाइज़ साहब जा रहे हैं और आज ही नए चीफ जस्टिस के नाम पर गौर हो रहा है, पार्लियामान की कमेटी बैठ के गौर कर रही है कि कौन नया चीफ जस्टिस होगा, उस मौके पर पूरी एक चार्जशीट मंसूर अली शाह के खिलाफ जो है काजी फ़ाइज़ ने लगाने की कोशिश की है। क्या कहा है अपने इस इख्तलाफी नोट में, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, उसमें उन्होंने कहा है कि अक्सरियती 8 जजेज़ ने पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दायर करने की जो इजाज़त दी है वो अजीब और बेमिसाल थी। यानी ये कहा कि आप किस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, तो जो 15 दिन दिए, तो काजी फ़ाइज़ समझते हैं कि ये अजीब सी बात है और ये बिल्कुल बेमिसाल है, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि काजी फ़ाइज़ को फिर ख़ुद बताना चाहिए कि उनके अगर गलत फ़ैसले को उनके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया, हालांकि वो फ़ैसला भी गलत था, गलत फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है, या उनके बकौल वो कहते हैं कि नहीं जी, मैंने तो ये नहीं कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे, तो उसकी फिर इस्लाह कैसे हो, ये तो काजी फ़ाइज़ साहब बताएं ना। ये तो वो बता ही नहीं रहे कि इलेक्शन कमीशन फिर उसकी वजाहत कैसे करे। उन्होंने तो सारा स्कोर सेटल किया है जैसे मंसूर के साथ। उन्होंने कहा कि ये अजीब और बेमिसाल थी। अच्छा, फिर वो कहते हैं अक्सरियत 8 जजेज़ ने अपीलें सुनने वाले 13 रुकनी बेंच से राहें जुदा करके अपनी वर्चुअल अदालत कायम कर ली। भाई 13 जजेज़ ने फैसला सुना, ये कैसे आप कह सकते हैं कि 13 जजेज़ से अपीलें सुनने वाले 13 रुकनी बेंच से राहें जुदा कर ली हैं? क्यों भाई राहें कैसे जुदा कर ली हैं? शायद उनका इशारा इस तरफ है कि वो जो बाद में वजाहत जारी की गई है उसमें उन्होंने बाकी 13 जजेज़ के बेंच को शामिल क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्चुअली अपनी अदालतें कायम कर ली है। काजी फ़ाइज़ साहब का ये ख्याल है। फिर वो कहते हैं कि ये अक्सरियती 8 जजेज़ ने पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें दायर करने की इजाज़त देकर मुअस्सिर कानून साजी की, क्योंकि उनके इस इक़दाम की आईन और कानून इजाज़त नहीं देता। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है, उन्होंने एक इफेक्टिव कानून साजी कर दी है एक तरह से, कि उन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया है कि ये 15 दिन उनको दोबारा दे दिए कि वो इलेक्शन जो है वो करें, मतलब इलेक्शन की इस्लाह करें और उसमें अपना दोबारा से बताएं कि वो इलेक्शन किस पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, या वो अब उनकी जो वाबस्तगी है, पार्टी वाबस्तगी, वो क्या है। तो ये मौका देकर वो कहते हैं कि जी गैर कानूनी काम किया गया। काजी फ़ाइज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है कि किसी केस का फैसला होने के बाद उसकी नज़रसानी पटिशन की समाअत वही बेंच और उतने ही जज करेंगे जिन्होंने केस की इब्तदाई समाअत की हो। वो कहते हैं कि चूँकि उसकी नज़रसानी की जो है वो आ जाए तो उतने ही जज जो है वो इस केस की समाअत करेंगे, यानी नज़रसानी वही जजेस सुनेंगे, वही बेंच सुनेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि दोबारा बेंच क्यों नहीं बैठा, दोबारा 8 जजेस ने वजाहत क्यों जारी कर दी। हालांकि काजी फ़ाइज़ साहब इस नुक्ते को नहीं समझ रहे या नहीं आना चाह रहे जानबूझ के कि ये अभी नज़रसानी नहीं सुनी गई, ये तो सिर्फ वजाहत जारी हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उस फैसले में लिखा गया था कि अगर कोई इबहाम हो तो आप वजाहत के लिए हमसे रब्ता कर सकते हो। तो इलेक्शन कमीशन को इबहाम था और उन्होंने उस इबहाम को दूर करने के लिए महज एक कानूनी नुक्ते पर वजाहत मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि चूँकि ये पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, तो किसके दस्तखत के साथ हम इनकी दरख्वास्त कबूल करें, तो बैरिस्टर गौहर के या सेक्रेटरी जनरल के या क्या। तो इस वजाहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था। अक्सरियत जजेस जिन्होंने फैसला दिया था उन्होंने उसकी वजाहत जारी कर दी आपस में मुशावरत करने के बाद। तो ये नज़रसानी नहीं थी, इसलिए 13 जजेस का दोबारा बैठना ज़रूरी नहीं था, लेकिन काजी फ़ाइज़ ने यहाँ पर सींग फंसाए हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि चूँकि अपीलों का कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया था, इसलिए ऐसा कोई फ़ैसला नहीं था जिसे आइन के आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग कहा जाता। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 8 जजेस के 14 सितंबर के हुक्मनामे का, यानी वो जो वजाहती बयान जारी हुआ है, 8 जजों के इस 14 सितंबर के हुक्मनामे का उन्वान इन चैम्बर्स था, यानी कि इन चैम्बर वो उन्होंने मशवरा किया है। ताहम तमाम 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में नहीं थे, बल्कि कुछ तो इस्लामाबाद में ही नहीं थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में नहीं थे 8 और इस्लामाबाद में नहीं थे,
तो फिर उनकी इन चैम्बर कैसे हो सकती है? क्यों हाँ, तो ये जो काजी फैसल साहब का नुकता है ये बुनियादी तौर पर शिकायती नुकता है। यानी उन्होंने शिकायत लाई है, शिकायत की लाई है कि जी ये तो स्कूल ही नहीं आया और स्कूल आए बगैर उन्होंने घर से जो है वो होमवर्क जमा करवा दिया। ओ भाई, दुनिया तरक्की कर गई है। आप जब ऑनलाइन किसी को लेते हैं, वीडियो लिंक पर लेते हैं, वीडियो सोर्स पर लेते हैं, जब आप रब्ता करते हैं तो उसको क्या उसका इस्लामाबाद की हदूद में या सुप्रीम कोर्ट की हदूद में मौजूद होना ज़रूरी होता है? जब 8 जजेस ने आपस में मुशावरत मुकम्मल कर ली, चाहे ऑनलाइन की, चाहे जूम मीटिंग के ज़रिए से की या जैसे भी की, और उन्होंने अपनी एक मुकम्मल कर ली एक मुशावरत, और मुशावरत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने जब कह दिया कि इसकी वजाहत ये बनती है, तो ये जो नुकता उठाया है काजी फ़ाइज़ ईसा ने, वो 8 जजों को 14 सितंबर के हुक्मनामे का कि जी ये तो चैम्बर में थे ही नहीं, ये तो इस्लामाबाद की हदूद में भी इनमें से कोई जजेस नहीं थे, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये काजी साहब का कूल इंटेलेक्चुअल जो पॉइंट है वो ये है। फिर वो कहते हैं नोटिस जारी किए बगैर, समात का मौका ना देकर और ओपन कोर्ट में समात ना करके कुदरती इंसाफ के तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। वो कहते हैं कि चूँकि नोटिस नहीं किए गए, अटॉर्नी जनरल को नहीं बुलाया गया, हालांकि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये दोबारा समात नहीं हो रही थी, ये नज़रसानी नहीं सुनी जा रही थी। ये महज एक नुक्ते पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी और फैसला लिखने वाले जजेस ने अपनी वजाहत जारी की है। यानी जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला किया, उन फैसला देने वाले जजेस का नुक्ता समझ नहीं आया, वो नुक्ता समझाने के लिए उन्होंने रब्ता किया, तो उन्हीं 8 जजेस ने नुक्ता समझाना था ना, अटॉर्नी जनरल ने तो आगे नहीं समझाना था। तो ये अजीब सी मंतक है, मेरी समझ से तो बाहर है। फिर वो कहते हैं कि जजेस ने आइन के आर्टिकल 10A पर अमल दरामद नहीं किया, यानी आइन की खिलाफ वर्जी की, बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने अपने इसमें ये कहा है कि अक्सरियती जजों की जानिब से जारी शुदा वजाहती हुक्म को अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामा नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि ये कोर्ट ऑर्डर है, यानी इसको अदालती हुक्मनामे की फहरिस्त से निकाल दिया ये इख्तलाफी नोट। अच्छा, जेहन में रहे कि ये सिर्फ इख्तलाफी नोट है, इसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये महज एक इख्तलाफी नोट है जो काजी फ़ाइज़ ने जारी किया है। जब ये कहते हैं कि जी ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, तो वो उनकी बात मानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक इख्तलाफी राय है। फिर वो कहते हैं कि अक्सरियती जजों की जानिब से जारी शुदा वजाहती ऑर्डर कानूनी ऑर्डर्स नहीं है, इसलिए इनकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस के कहने से इनकी कानूनी हैसियत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये अक्सरियती फ़ैसला है, 8 जजेस का फ़ैसला है, इससे इसकी कानूनी हैसियत वही है जो कि अक्सरियती फ़ैसले की होती है। इख्तलाफी नोट लिखने वाला शख्स, अकेला शख्स, ये नहीं कह सकता कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहरहाल उनकी राय है। फिर वो कहते हैं कि जी अक्सरियती जजों के वजाहती ऑर्डर को आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कैटेगरी में भी शुमार नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पर अमल दरामद की ज़रूरत भी नहीं है। ये वही दो बात है, यानी वो कहते हैं जो उन्होंने दो जज ने कहा था, नईम अख्तर खान ने, अमीनुद्दीन ने कहा था कि फैसले पर अमल दरामद ही ना करो। और भाई आप होते कौन है अक़लियती जजेस में बैठ के कहने वाले के फैसले पर अमल दरामद ना करो? क्या एक जज या 2 जजेस कह दें कि अक़लियती के फैसले पर, अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ना करे तो अमल दरामद रुक जाएगा? अक्सरियती फैसला तो अक्सरियती फैसला होता है। तो ये भी वही कह रहे हैं कि इस पर अमल दरामद की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो वजाहती ऑर्डर्स आए हैं। फिर वो कहते हैं कि ये अक्सरियती जजों के शॉर्ट ऑर्डर में आइन से एक और इन्हिराफ बारहा अक़लियतों का हवाला देना है। आइन के आर्टिकल 51 और 106 में अक़लियतों का कोई जिक्र नहीं, बल्कि वहाँ गैर मुस्लिम के अल्फाज हैं। गैर मुस्लिम को अक़लियत करार देना शरीयत के स्टेटस में कमी तजवीज़ करता है। ये एक टेक्निकल एरर की तरफ बात की है, यानी वो कह रहे हैं कि अक़लियत नहीं लिखना चाहिए था, इनको गैर मुस्लिम लिखना चाहिए था, इनको अक़लियत नहीं लिखना चाहिए था, इनका स्टेटस अक़लियत का कम होता है। तो ये काज़ी फ़ाइज़ ने एक गलती निकाली एक टेक्निकल एरर निकाला है कि जी इन्होंने अपने फैसले में ये नालायकी दिखाई है। चलो जी, अक़लियत नहीं लिखें, गैर मुस्लिम लिख लें, तो इससे क्या फ़ैसले का मफ़हूम तब्दील हो जाएगा? तो बहरहाल ये काज़ी फ़ाइज़ साहब अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं जैसे वो बताते हैं कि मैं बड़ा लाइक फ़ाइक आदमी हूँ, ये बाकी सब नालायक बैठे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि फिर यहाँ पर आगे उन्होंने चार्जशीट कर दिया जस्टिस मंसूर को। वो कहते हैं जिस केस में आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तैनाती को चैलेंज किया गया था, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला तहरीर किया, उसमें अदालत ने जनरल बाजवा की मुद्दत में 6 माह की तौसीह की। जनरल बाजवा तैनाती केस में अदालत ने रेस्पोंडेंट्स यानी वज़ीर वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और जनरल बाजवा को वो दिया जो वो चाहते थे, यानी उनकी मंशा के मुताबिक ये उन्होंने दिया। तो ये उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ साहब ने पैरा नंबर 20 में लिखा, यानी उन्होंने कहा कि ये तो वो शख्स है जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का फ़ैसला कर रहा था। और फिर आगे वो लिखते हैं, इसके साथ ही पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि आइन को ज़ाती ख्वाहिशात के ताबे नहीं बनाना चाहिए, जो ऐसा करते हैं उन्हें और उनके सहूलतकारों को अपने अमाल के नताइज का सामना करना चाहिए। यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जस्टिस मंसूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आइन को अपने ताबे किया।
और इन्होंने जो है वो आर्मी चीफ को जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। ये वो डरा भी रहे हैं साथ साथ कि ये हुकूमत को कि ये इस तरह के जज हैं जिनको आप आज चीफ बनाने जा रहे हैं, यानी पर्सनल हो गए, काजी फैसल मंसूर से पर्सनल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि मेरा तो खाना ख़राब इसने किया है जस्टिस मंसूर ने, मुझे इन्होंने चीफ नहीं लगने दिया, एक्सटेंशन नहीं लेने दी, तो मैं भी इसको नहीं लगने दूंगा। तो ये बच्चों जैसी हरकतें जो है ना काजी फैसल आज करके जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं मखसूस नशस्तों के केस की अपीलें जजेस कमेटी में आईं तो मैंने बतौर चीफ जस्टिस कमेटी के सबराही करते हुए तजवीज़ दी कि इन अपीलों की समाअत वो जज ना करें जो इस वक्त ज़ेर बहस आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज़ या मुतासरीन समझे जाएँ। ताहम कमेटी के दीगर दो अक्सरियती मेंबरान जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इत्तेफाक नहीं किया, इसलिए मैंने फुल कोर्ट की तजवीज़ दी। अब मैं इतना अच्छा हूँ कि मैंने फुल कोर्ट बना दिया, हालांकि मैं कहता कि हम लोग ना सुने जो उसके बेनिफिशरीज़ हो सकते हैं ना सुने, लेकिन इन्होंने इख्तलाफ किया, फिर मैंने फुल कोर्ट बना दिया। हालांकि ख़ुद जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था कि ये जो कई ऐसे मतलब ये जो अपील है इसमें ये जो 63A वाली थी इसमें चूँकि बेनिफिशरी हो सकते हैं जस्टिस फाइज ईसा 63A के सबसे बड़े बेनिफिशरी, यानी आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी तो ये हो सकते हैं। तो इन्होंने ख़ुद उस वक्त कहा था कि ठीक है मैं इस बेंच में नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने ख़ुद को भी शामिल किया, नईम अख्तर ख़ान को भी बाद में डाल दिया और अमीनुद्दीन को भी डाल दिया, सॉरी मंदू खेल को भी डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस तरह का एक बेंच बना दिया। तो यहाँ पर फिर क्यों, अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप चाहते थे कि मखसूस नशस्तों वाले फैसले से आप ख़ुद को और मंसूर अली शाह को दूर रखें, तो आप इस बेंच में क्यों बैठे थे 63A वाले में? इसका भी जवाब दें। फिर ये आप काजी फैसल बार बार बात करते हैं कि नज़र सानी लगनी चाहिए, कौम का हक़ है कि नज़र सानी फ़ौरन लगाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके 13 जनवरी के फैसले की नज़र सानी आपने कब आके लगाई है? बिल्कुल आखिर में आके, जब आपने सिर्फ उसको उड़ाना था जाते जाते तब लगाई है। तो आपने पूरा 8-9 महीने गुजार दिए, तो वो 13 जनवरी के फैसले की नज़र सानी तहरीक इंसाफ की क्यों नहीं लगाई? तो काजी फैसल जो अपने आप को अक्ल कुल और सबसे बड़ा आइन पसंद और सबसे बड़ा लाइक फाइक जज समझते हैं, उन्होंने आज एक पर्सनल बुग़्ज़ निकाला है जस्टिस मंसूर के ख़िलाफ़ और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़, और वो इन्हीं दोनों को समझते हैं कि मेरी नौकरी में जो तोसी नहीं हुई इसके ये दोनों शख्सियात ज़िम्मेदार हैं। और वो आज इसलिए खुश भी हैं या कोशिश भी कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर का पत्ता तो काट दिया जाए और उनको चीफ जो है वो ना लगाया जाए। और देखें आप इस अगर पूरे फैसले को पढ़ें तो इसमें कहीं नहीं उसकी वजाहत है कि भाई मैंने 13 जनवरी को क्या फ़ैसला दिया था, मखसूस नशस्तें किसे मिलनी चाहिए, मखसूस नशस्तें किसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इस पर वो जो तफसीली गुफ्तगू है वो काजी फैसल साहब जो हैं उस पर करने के बजाय इधर उधर घूमते रहे हैं और सारी चार्जशीट इख्तलाफी नोट में वो लगा के चले गए हैं। कभी ऐसे भी फैसले होते हैं जिसमें अब ये जो जनरल बाजवा की तोसी वाला मामला था ये आउट ऑफ नो वेयर आ गया, इसका कोई इस केस से ताल्लुक़ ही नहीं था, लेकिन महज उन्होंने जैसे मंसूर को रगेदने के लिए, उन्हें गंदा करने के लिए, उनको चार्जशीट करने के लिए ये चीज़ें फैसले में शामिल करके वो गए हैं। तो बहरहाल चलें, अब आप जा रहे हैं तो जाते जाते आपने कहा कि मैं और एक फुंकार मारता जाऊँ, जो जहर थोड़ा बहुत रह गया है वो फेंक के जाऊँ, घर क्यों लेकर जाऊँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।